सुप्रीम कोर्ट के दो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस के एक फैसले पर बड़े गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जी हां, हाल ही में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक पर बैन लगा दिया, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मामलों के बारे में जानकारी दी गई थी। यहां न्यायिक व्यवहार पर भी चर्चा की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन को लेकर वहीं के दो विद्वान वकीलों ने साफ साफ लिखा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में वो किया जो करने का अधिकार उसके पास नहीं है, या फिर उसे करना ही नहीं चाहिए था। जी हां, एडवोकेट कालीस्वरम राज और एडवोकेट तुलसी के राज ने इस मामले पर दुनिया के कई देशों का उदाहरण देते हुए बताया है कि समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले उसे स्वीकारना जरूरी होता है। और हम तो लगातार कहते ही हैं कि घाव पर चद्दर डालने से घाव ठीक नहीं होता, बल्कि उमस से सड़न बढ़ जाती है। जरूरी है कि चद्दर को हटाया जाए और घाव पर मरहम लगाया जाए, जरूरत हो तो ऑपरेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह मामला बड़ा गंभीर है, इसलिए एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जज साहब हैं जिन्होंने एकदम नए लेवल का इतिहास बना दिया है। जी हाँ, जस्टिस पंकज भाटिया ने दहेज हत्या के मामलों में सब धान 22 पसेरी कर दिया। यानी मात्र 3 महीने के भीतर इनके पास 510 मामले गए दहेज हत्या के, और उनमें से 508 मामलों में इन्होंने बेल दे दिया। और बेल देने का तरीका, आधार, तार्क, सब कुछ एकदम मशीन की तरह रखा। और तो और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके एक ऑर्डर पर सवाल उठा दिया तो इलाहाबाद वाले जज साहब नाराज हो गए। फिर क्या था, पत्रकारों ने जज साहब का रिकॉर्ड जब खंगाला तो रिकॉर्ड बन गया। दोनों ही मसले बेहद महत्वपूर्ण है, एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। और हाँ, प्रतिदिन इस चैनल पर 2 से 3 वीडियो पब्लिक की जाती है, रिलीज होती है, इसलिए नोटिफिकेशन के भरोसे मत रहिए। यूट्यूब पर लोकहित इंडिया सर्च करिए, फेसबुक पर लोकहित इंडिया सर्च करिए और वीडियोस को रोजाना देखा करिए। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट वाली कर लेते हैं। हाल ही में हमने देखा एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की एक किताब में न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार, लंबित मामलों की बड़ी संख्या और तारीख पर तारीख जैसी चीजों को लेकर एक चैप्टर छाप दिया। इसमें न्यायिक आचरण को लेकर बेंगलोर में जो सिद्धांत बनाए गए थे वो भी लिखा गया था, और जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी कुछ लिखा गया था। यानी जजों को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सब कुछ किताब में छाप दिया। मगर मामला जब चीफ जस्टिस के संज्ञान में आया तो वो बेहद नाराज हो गए और उन्होंने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे दिया। ये भी कह दिया कि न्यायपालिका के संस्थागत अधिकार को कमजोर करने और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की साजिश का एक हिस्सा नजर आ रहा है। इसमें एक एजेंडा चलाया गया है। और तो और इतना कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने आदेश दिया कि जिन लोगों ने किताब के इस हिस्से को लिखा है उन लोगों को तमाम सरकारों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की भविष्य की किसी भी परियोजना में न रखा जाए, यानी उनको अलग कर दिया गया। अब उन्हें कोई सरकारी काम नहीं मिलेगा। देसी भाषा में कहें तो पेट पर लात भी मार दिया गया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ही 2 वकीलों एडवोकेट कालीस्वरम राज और एडवोकेट तुलसी के राज ने द हिंदू में जो लिखा है उसको ध्यान से सुनिए। इनका कहना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिना उचित प्रक्रिया को अपनाए और बिना सुनवाई के ही पुस्तक के लेखकों को दंडित कर दिया। अदालत ने ये जो प्रतिबंध लगाया है ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर संकेत है। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को इस किताब में लिखी हुई न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बातें और लंबित मामलों यानी देरी से न्याय की बातों से आपत्ति हो गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील लिखते हैं कि चीफ जस्टिस की बेंच का ये आदेश अपने आप में सेंसरशिप का सबसे जघन्य रूप है। यानी किताब पर बैन लगा देना सेंसरशिप का सबसे जघन्य रूप है, जो कि सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है। जबकि अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार को केवल राज्य यानी सरकार स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19(2) में ही दिए गए आधारों पर बनाए गए कानून द्वारा ही प्रतिबंध लगा सकती है। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी देता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई भी कुछ भी किसी के बारे में बोलता रहे। इसके लिए अनुच्छेद 19(2) में कुछ आधार भी दिए गए हैं कि यदि किसी के बोलने से भारत की संप्रभुता, अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से हमारा संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता बिगड़ती है या न्यायालय की अवमानना होती है, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने जैसी चीजें की जाती हैं, तो बोलने पर प्रतिबंध लगाया भी जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह प्रतिबंध राज्य द्वारा कानून बनाकर ही लगाया जा सकता है या बनाए गए कानूनों के अंतर्गत ही किया जा सकता है। जबकि इनका कहना है कि इस पुस्तक पर जो बैन लगाया गया है उसके लिए राज्य ने कोई कानून नहीं बनाया है।
है। यानी पहली बात तो यह है कि यह बैन लगाने वाला काम सरकार कर सकती है, वो भी अनुच्छेद 19(2) के भीतर दिए गए आधारों पर। सुप्रीम कोर्ट को यह काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि न्यायिक आदेश या निर्णय अनुच्छेद 19 के संदर्भ में राज्य द्वारा बनाए गए कानून के दायरे में नहीं आते। और यह बात नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 1966 के मामले में कही गई है। यानी बाकी के मामलों में कुछ भी हो, लेकिन आर्टिकल 19 के संदर्भ में न्यायिक आदेश राज्य द्वारा बनाए गए कानून के दायरे में नहीं आते हैं। यानी आसान भाषा में सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों के अनुसार पुस्तक पर बैन लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था। यह काम राज्य कानूनों के माध्यम से आर्टिकल 19(2) में दिए गए आधार के आधार पर कर सकता है। आगे इन लोगों ने लिखा है कि अदालत की अवमानना के लिए ऐसी चीज का होना जरूरी था जो न्यायालय के अधिकार को धूमिल करती हो, या तो न्यायिक कार्यवाही या न्याय प्रशासन में पूर्वाग्रह उत्पन्न करती हो, या फिर हस्तक्षेप करती हो। इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मामलों के मात्र उल्लेख करने से आपराधिक अवमानना के उच्च मानदंड पूरे हो जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो दुर्भाग्य से न्यायालय के विचार विमर्श में कहीं आया ही नहीं। ये भी जांच नहीं की गई कि किताब में लिखी गई ये बातें क्या इतनी सामान्य थी कि न्यायालय को धूमिल करने के लिए किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से लिखी गई या संकेत देती है। आगे इन्होंने लिखा है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था के अनुसार अदालतों को संसद द्वारा पारित उन कानूनों के संवैधानिक जांच करनी चाहिए जो कि अक्सर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। यानी राज्य जो कानून बनाते हैं, न्यायालयों का काम है उनकी जांच करना कि वो संविधान सम्मत है कि नहीं। लेकिन जब अदालतें किताब पर बैन लगाने का काम अपने हाथ में ले लेती हैं, तो फिर नागरिकों के पास कोई उपाय ही नहीं बचता, क्योंकि संवैधानिक अदालतें ही तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अंतिम उपाय, आखिरी रास्ता है। आप ऐसे समझिए कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक किताब पर बैन लगा दिया और साथ ही साथ लेखकों के काम पर भी बैन लगा दिया, तो फिर अब इन लोगों के पास क्या रास्ता बचता है? किसके पास जाएंगे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए? कहां अपील करेंगे? यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील लिख रहे हैं कि यदि सरकार मौलिक अधिकारों को कमजोर करती है तो लोग न्यायालय में जाते हैं, लेकिन जब न्यायालय ने ही ऐसा काम कर दिया तो फिर लोग कहां जाएंगे? यहां तो बिना सुनवाई के, बिना उचित प्रक्रिया के सजा सुना दी गई। उन्होंने दुनिया के कुछ देशों का उदाहरण भी दिया है और बताया है कि तमाम विकसित लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका की विश्वसनीयता एक चिंता का विषय है। कई सर्वेक्षणों से पता चलता है कि न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में एक व्यापक धारणा लोगों के बीच बनी हुई है। कुछ देशों में इस धारणा को बदलने के प्रयास भी किए गए, जैसे केन्या में वहां के चीफ जस्टिस विली मुथुंगा ने साल 2011 से 2013 के बीच सुधारों का जबरदस्त प्रयास किया और उनके प्रयास का असर यह था कि साल 2009 में वहां की मात्र 27% जनता न्यायपालिका पर भरोसा करती थी, लेकिन इनके प्रयासों से साल 2013 तक यानी 2 साल में ही जनता का भरोसा 61% हो गया। यानी इतने कम समय में एक चीफ जस्टिस के प्रयास से भरोसा डबल से भी ज्यादा हो गया। यह सिर्फ सुधारों का ही नतीजा था। लेकिन जरा सोचिए, अगर केन्या के चीफ जस्टिस ने भी आलोचनाओं, सवालों आदि को दबाया होता, डराया धमकाया होता, हड़काया होता, तो यह भरोसा बढ़ता या फिर कमजोर हो जाता। अपने लेख में सुप्रीम कोर्ट के वकील लिखते हैं कि आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की बजाय मुद्दों को स्वीकार करने और उन्हें संबोधित करने का प्रयास करने से ही यह भरोसा बढ़ा। और भारत में तो सुप्रीम कोर्ट सहित तमाम अदालतों ने न्याय में देरी और भ्रष्टाचार की समस्या को स्वीकार किया है। साल 1991 और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर ऐसे मामलों की चर्चा किया है। न्यायपालिका में भरोसे को बढ़ाने और उस पर चर्चा को लेकर उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का भी बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया है। मगर कुल मिलाकर मूल वही है कि अगर भ्रष्टाचार है, समस्या है, देरी है, समय से न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस पर पर्दा डालने से काम नहीं होगा। जरूरत है उस पर खुल के चर्चा करने की और सुधारात्मक कदम उठाने की। जब न्यायिक भ्रष्टाचार और देरी समाप्त होगी, तभी लोगों का भरोसा न्यायपालिका में बढ़ेगा और यही तो न्यायपालिका के हित में है। आगे इन्होंने लिखा है कि इस किताब पर प्रतिबंध लगाने वाले अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पुस्तक में न्यायालय द्वारा कानूनी सहायता तंत्र में जो सुधार किया गया है और न्याय तक जो सुगम पहुंच बनाई गई है, उस पर चर्चा नहीं की गई। इन सभी बातों को शामिल न करने से राय अपूर्ण हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का मानना है कि फिर भी किताब पर बैन लगाने के लिए ये कारण पर्याप्त नहीं है। राज्य के अन्य अंग की तरह न्यायपालिका भी असहमति और सुधार के लिए खुली होनी चाहिए। निरंतर सुधार करने वाली अदालतें ही किसी भी लोकतंत्र के लिए आधारशिला होती हैं। इसी बीच खबर आई है कि केंद्र सरकार ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा और के वेणुगोपाल को एनसीईआरटी के विधि अध्ययन पाठ्यक्रम को डायरेक्शन देने के लिए एसआईटी में शामिल किया गया है। इसे लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि एसआईटी में तो ऐसे विद्वानों को जगह दी जानी चाहिए थी, उन लोगों को भी जगह दी जानी चाहिए
चाहिए थी, जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और वहां की कमियों पर रिसर्च करते हैं, जिनके पास डेटा है, आंकड़े हैं, समस्याओं की जानकारी है और समस्याओं का हल भी है, जो लोग खुद ही न्यायपालिका का हिस्सा हैं। क्या सिर्फ उन्हीं को जगह देना ठीक है, जो लोग पूर्व में उसी न्यायपालिका में काम कर चुके हैं? कहीं ना कहीं आज जो स्वरूप है, जो स्थिति है, उसमें उनका भी योगदान है। तो क्या वो उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे जिसके लिए एसआईटी बनाई गई है? कुछ ऐसे विद्वानों को भी तो इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, जो न्यायिक भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का बोझ और न्यायिक नैतिकता पर अध्ययन करते हैं, जिन्हें विशेष जानकारी हो। बहरहाल देखते जाइए इस मामले में आगे क्या क्या होता है। फिलहाल तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये एकदम विश्वगुरु टाइप मामला देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज भाटिया है। इन्होंने दहेज हत्या के मामले में बहुत बड़े पैमाने पर जमानत दिया है और ये मामला तब सामने आया जब जस्टिस पंकज भाटिया ने दहेज हत्या के एक केस में बेल दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट शॉक रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में बेल देना तो एकदम चौंकाने वाला है और निराशाजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल को कैंसिल कर दिया और आरोपी को सरेंडर करने का आदेश दिया और पूछा कि हम समझ नहीं पा रहे कि हाईकोर्ट क्या कहना चाहता है, ये किस आधार पर बेल दी जा रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पंकज भाटिया की आलोचना कर दिया तो हाई कोर्ट के जज साहब कहने लगे कि अब हमको बेल वाला केस सुनना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने मुझे निराश कर दिया है। अब जब जस्टिस पंकज भाटिया की तरफ से इस तरह की बातें आई तो फिर इनके बारे में लोगों ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया और जब जांच की गई तो इंडियन एक्सप्रेस पर यह वाली खबर छप गई। इस खबर को पत्रकार जमाल शेख ने लिखा है और बता रहे हैं कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच यानी 3 महीने में जस्टिस पंकज भाटिया ने दहेज हत्या के 510 मामलों में बेल पर सुनवाई किया और 510 में से इन्होंने 508 में बेल दे भी दिया, यानी लगभग 99.6% मामलों में दहेज हत्या के मामले में इन्होंने बेल दे दिया। सिर्फ 2 केस में बेल नहीं दिया। किस में नहीं दिया, क्यों नहीं दिया वो भी बताएंगे, मगर जिसमें दिया है पहले उसके बारे में सुन लीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार 508 केसेस में जब इन्होंने बेल दिया तो लगभग सब में एक जैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ, यानी ऐसा लग रहा है कि रटंत विद्या छाप दी गई और उसमें जो तर्क दिए गए वो भी एकदम कॉपी पेस्ट है। लगभग हर केस में 20,000 का बॉन्ड और 2 सिक्योरिटीज लगाई गई, यानी लगभग हर केस में सेम फार्मूला ठोक दिया गया। कह दिया गया कि आरोपी का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, वो लंबे समय से जेल में है, दहेज उत्पीड़न का कोई साफ सबूत नहीं, यानी एक ही जैसा तर्क, एक ही जैसा आधार और एक ही जैसा 20,000 का बॉन्ड लगाकर लगभग 508 केस में जज साहब ने बेल दे दिया। और कुछ मामले तो बेहद गंभीर थे। एक केस में डाइंग डिक्लेरेशन था, यानी मौत से पहले महिला ने लिख दिया था कि पति ने डीजल डालकर जला दिया, लेकिन बच्चों के बयान और पोस्टमार्टम में मिसमैच बताकर बेल दे दी गई। यानी जिसकी मौत हुई वो खुद ही लिख कर गई थी, बयान देकर गई थी, फिर भी जज साहब डाइंग डिक्लेरेशन को नकार देते हैं और बेल दे देते हैं। सोचिए कि बच्चों के बयान और पोस्टमार्टम में गड़बड़ी होना संभव है या डाइंग डिक्लेरेशन। बहरहाल 2 मामलों में यानी 510 में से सिर्फ 2 मामलों में इन्होंने बेल नहीं दिया। उनमें से एक था कि पीड़िता 90% जल गई थी और दूसरा मामला था कि पहले से शिकायत की गई थी, यानी जहां सबूत हद से ज्यादा मजबूत थे। सिर्फ उन 2 केसेज में ही बेल नहीं दी गई, बाकी 508 में बेल दे दी गई और ऐसी प्रक्रिया के तहत बेल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। उसे कहना पड़ा कि हाईकोर्ट को देखना चाहिए था कि अपराध की गंभीरता क्या है, सजा कितनी है, आरोपी पीड़ित का रिश्ता क्या है। मेडिकल रिपोर्ट में यह सब कुछ मायने रखता है। दहेज हत्या बहुत ही गंभीर अपराध है, इसमें कानून खुद आरोपी के खिलाफ प्रिजम्पशन बनाता है, इसलिए बेल देना आसान नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या बेल ऑर्डर मैकेनिकल हो गया है, यानी हमने कुछ लाइनें तैयार कर लिया है, हर केस में उसी को चिपका दो और बेल देते रहो। सवाल है कि क्या यहाँ पर जुडिशियल डिस्क्रिप्शन का मिसयूज हुआ है, क्योंकि हर केस अलग होता है, लेकिन आपने 508 केसेज में लगभग एक ही तरीके का फार्मूला लगा दिया। सवाल है कि क्या ये तमाम महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाला मामला नहीं? अगर इतनी आसानी से एक ही डंडे से हर केस को हाँक कर बेल दे दिया जाएगा तो क्या जस्टिस कमजोर नहीं पड़ सकता है? अगर बेल सिस्टम रूटीन बन जाए तो जस्टिस सिस्टम कमजोर हो जाता है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।